तो हर हफ्ते की तरह आज हम रिव्यू करेंगे लेटेस्ट स्मैकडाउन का। जैसा कि आपको पता है कि अब सर्वाइवर सीरीज के थोड़े ही दिन बचे हैं। हमें उम्मीद ये थी कि स्मैकडाउन के अंदर WWE अच्छी तरह से सर्वाइवर सीरीज को टीज करेगी, लेकिन स्मैकडाउन के एपिसोड को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि WWE ने उसको अच्छी तरह से टीज किया है। मुझे सर्वाइवर सीरीज के बिल्डअप के लिए स्मैकडाउन में थोड़ी कमी देखने को मिली। स्मैकडाउन की शुरुआत करती हैं WWE की ऑफिशियल सोनिया डेविल। सोनिया डेविल रिंग के अंदर आती हैं और वो स्मैकडाउन की जो वुमेन सर्वाइवर सीरीज की टीम है उसको इंट्रोड्यूस करवाती हैं। सबसे पहले तो एक एक करके सभी रेसलर आते हैं, उसके बाद वो टीम की कैप्टन साशा बैंक्स को इंट्रोड्यूस करवाती है। अब जैसे ही साशा बैंक्स रिंग के अंदर आती है तो आपको तो पता है कि सोटी जी और साशा बैंक्स का अभी फ्यूड चल रहा है। तो आते ही जब वो एक दूसरे को कंफर्ट करती हैं तो सारी रेसलर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ती हैं। सोनिया डेविल जो है बड़ी मुश्किल से उन सबको अलग करती है और उन सब का एक सिक्स मैन टैग टीम मैच रखती है। उसके अंदर दो टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम में तो होती है नेओमी, साशा बैंक्स और न्यूकमर जो हैं आलिया। दूसरी टीम में होती हैं साइना बैजलर, नटालिया और सोटी जी। मैच की शुरुआत ठीक ठाक रहती है। मैच की शुरुआत में जैसे कि हमें पता है कि नेओमी और WWE ऑफिशियल सोनिया डेविल के बीच में भी एक अलग तरह का सिस्टम चल रहा है। तो नेओमी यहाँ पे संघर्ष करती हुई दिखती है और हील टीम उन पर ज़्यादातर टाइम दबाव बना के रखती है। लेकिन बाद में होता क्या है कि एक टाइम पे जब नटालिया जो न्यूकमर है आलिया उसको शार्प शूटर दे रही होती है तो नेओमी नटालिया के ऊपर अटैक कर देती है और किसी तरह से वो रोल अप करके आलिया उसको पिन कर देती है। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आलिया को आते ही पहले मैच में ही जीत का मौका मिल गया। लेकिन सोनिया डेविल उसके बाद कहती है कि जैसे कि सर्वाइवर सीरीज की टीम के अंदर आलिया का नाम था कि अब आलिया तुम इस टीम के अंदर नहीं रहोगी। अब 5वीं मेंबर सर्वाइवर सीरीज की वुमेन टीम में स्मैकडाउन की तरफ से कौन होगी ये हमें नहीं पता है। इसका ऐलान अभी WWE ने नहीं किया है। इसके बाद बैक स्टेज में जब रोमन रेंस और उनके एडवोकेट पॉल एमन जब लॉकर रूम की तरफ जा रहे हैं तो कायला ब्रैक्टसन उनसे कुछ पूछना चाहती है। हालांकि रोमन रेंस तो बिना बताए लॉकर रूम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन पॉल एमन कुछ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आज मेन इवेंट में किंग वुड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा। जो भी इस मैच को हारेगा वो घुटनों के बल बैठेगा। अगर रोमन रेंस हारते हैं तो वो घुटनों के बल बैठेंगे, अगर किंग वुड्स हारते हैं तो वो रोमन रेंस के सामने घुटनों के बल बैठेंगे। अगर रोमन रेंस हार कर भी घुटनों के बल नहीं बैठते तो WWE उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनसे छीन सकती है। ये दावा करते हैं पॉल हेमन। स्मैकडाउन के अंदर अगला मैच जो होता है वो होता है हम्बर्टो कार्रेलो, एंजल गार्जा वर्सेस शिंसुके नाकामुरा और रिक बुक्स। देखिए मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि नाकामुरा का टैग टीम मैच के अंदर उपयोग क्यों किया जा रहा है। वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, उनको अलग से लड़वाना जाना चाहिए, उनको अलग से कोई फ्यूड देनी चाहिए। लेकिन WWE उनका पूरा सत्यानाश करने पर तुली हुई है। खैर मैच होता है, मैच में भी उनका सत्यानाश करने में WWE कोई कसर छोड़ती नहीं है। मैच बड़ा ही एक अजीब तरीके से होता है। नाकामुरा किंसासा भी लगाते हैं, उनको जीत मिल नहीं पाती है। अंत में नाकामुरा को ही पिन कर दिया जाता है। अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के बावजूद उनको बार बार क्यों पिन किया गया। अभी रिसेंटली उनको बैरन कार्बिन ने पिन किया था, अभी वो इस मैच में पिन हो गए। मेरे हिसाब से बहुत बुरी बुकिंग की जा रही है नाकामुरा के साथ। हम्बर्टो कार्लो और एंजल गार्जा शानदार टीम है। अगर उनका द उसोज के साथ अभी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच करवाया जाता है या फिर उनको फ्यूड में डाला जाता है तो वो टीम काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेगी। उनको भी इधर उधर घुमाकर अभी WWE अपना टाइम ही वेस्ट कर रही है और कुछ तो कर नहीं रही। उसके बाद जो सेगमेंट होता है स्मैकडाउन के अंदर, शार्लेट फ्लेयर जो क्वीन है, जो स्मैकडाउन वीमेंस चैंपियन है, वो रिंग के अंदर आती हैं और वो थोड़ा मैच को टीज करती है जो कि उनका होगा बेकी लिंच के साथ में सर्वाइवर सीरीज के अंदर। वो थोड़ा बेकी लिंच को बलाबुरा कहती हैं, ये चाहिए भी था, थोड़ा बिल्डअप देखना ज़रूरी है। उसके बाद टोनी स्ट्रोम रिंग के अंदर आती हैं और वो उनको चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती हैं। हालांकि शार्लेट फ्लेयर उधर से चली जाती है, वो चैंपियनशिप के चैलेंज को स्वीकार करती नहीं है। और इसी के साथ ये सेगमेंट
छोटा सा खत्म होता है। स्मैकडाउन के अंदर जो अगला मैच होता है वो होता है जेफ हार्डी वर्सेस सैमी ज़ैन। मेरा पर्सनल फेवरेट जो मैच होता है इस स्मैकडाउन के अंदर वो यही मैच था। देखिए इस मैच के अंदर शर्त ये थी कि जो भी सैमी ज़ैन पहले से ही सर्वाइवर सीरीज टीम का हिस्सा है। अब एडम पियर्स जो WWE ऑफिशियल है वो कहते हैं कि अगर तुम इस मैच को हार जाते हो तो तुम टीम से बाहर होगे, जेफ हार्डी अंदर होंगे। सैमी ज़ैन के लिए करो या मरो वाला काम था। मैच अच्छा लड़ते हैं, दोनों सुपरस्टार बहुत ही अच्छा दमखम दिखाते हैं। रो से स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हुए हैं जेफ हार्डी। रो में उनको लगातार हार पे हार मिल रही थी, मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा था। एक लीजेंड रेसलर है और उनके साथ WWE ऐसा काम कर रही है, मेरे हिसाब से किसी भी WWE फैंस के लिए ये ठीक नहीं था। इस मैच में आते हैं, शानदार प्रदर्शन करते हैं। आज से जो 10-15 साल पहले जेफ हार्डी थे वैसा कुछ लग रहा था। उनको स्वेटन बॉम्ब लगाकर हरा देते हैं। मेरे हिसाब से ठीक भी रहा क्योंकि उनको सर्वाइवर सीरीज की टीम के अंदर मौका मिलना भी चाहिए था। ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। इसके बाद स्मैकडाउन में कुछ बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो नई नवेली टीम जो हिट रो है वो कुछ रैप करते हुए दिखती है। साथ में आते हैं फॉर्मर WWE चैंपियन जिंदर महल और उनके साथ सैंकी, वो भी उनके साथ रैप करते हैं। मेरे हिसाब से अगली जो फ्यूड हो सकती है वो हिट रो और जिंदर महल और सैंकी के बीच में हो सकती है। यहाँ पे भी वही इंडियंस को बुरा दिखाने की कोशिश करेगी, कहाँ वो WWE चैंपियन थे फॉर्मर, और यहाँ पे मेरे हिसाब से उनको हिट रो से पिटवाया जाएगा। बैक स्टेज में एक कोर्स सेगमेंट होता है। न्यूकमर ओलैंड बोलते हैं कि सेमस मेरे लिए रोल मॉडल है, वो बहुत ही अच्छे रेसलर हैं और मैं उनके साथ टीम बनाकर दूसरी बार टी बार बनाऊंगा, जो पहले सिजारो और सेमस की होती थी। इतनी देर में सिजारो आते हैं और वो सेमस को बुरा भला बोलते हैं और उसके बाद सेम ओलैंड उनकी बात को काटते हैं। मेरे हिसाब से अगली फ्यूड हो सकता है कि ओलैंड वर्सेस सिजारो या फिर सिजारो वर्सेस सेमस, इन दोनों या तीनों की फ्यूड हो सकती है। इस सेगमेंट से मेरे को तो यही लगता है। लास्ट में स्मैकडाउन का जो मेन इवेंट होता है वो होता है जेवियर वुड वर्सेस रोमन रेंस। अभी पिछले कुछ दिनों से क्या है कि एक्सेवियर वुड जो किंग वुड हैं उनको बहुत बड़ा पुश दिया जा रहा है। वो पहले कुछ भी नहीं थे और आज सब कुछ है। आज वो किंग हैं, उनको मेन इवेंट मैचों का हिस्सा मिल रहा है, मेन इवेंट मैचों में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। एक तरफ ये अच्छी चीज़ भी है और एक तरफ बुरी चीज़ इसलिए है कि एक रेसलर बिल्कुल नीचे था, उसको एकदम से ऐसा सुपर हीरो बना दिया जाता है कि लोगों की समझ से वो सिस्टम बाहर हो जाता है। शानदार मैच लड़ा गया, रोमन रेंस के ऊपर पूरे मैच के अंदर हावी रहते हैं किंग, बहुत चौंकाने वाली बात है। और लास्ट में जब वो टॉप रोप से उनके ऊपर एल्बो ड्रॉप लगाते हैं तो लग रहा था कहीं रोमन रेंस हार ना जाए। इतने में द उसो जाते हैं और उनको रिंग से बाहर कर देते हैं और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। स्टील स्टेप से उनके ऊपर हमला होता है, बार टेबल पे फेंक के उनको मारा जाता है। उसके बाद जो किंग वुड का जो ताज था, द उसोज उसको रिंग के अंदर लेकर आते हैं और रोमन रेंस बीच में बैठते हैं और रोमन रेंस को वो ताज पहनाया जाता है। पीछे खड़े पॉल हेमन उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को दिखाते हैं, शानदार लगता है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर टीज किया जा रहा है कि किंग वुड के फ्रेंड जो हैं वो फिलहाल अभी WWE चैंपियन है बिगी, और आगे जो सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैच होगा बिगी वर्सेस रोमन रेंस, वो काफ़ी शानदार होने वाला है। मेरे हिसाब से यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज के बिल्डअप के लिए कुछ और किया जा सकता था। अभी WWE क्या है कि स्मैकडाउन और रो दोनों ही रोस्टर के रेसलर अपने आप में ही भिड़े हुए हैं, जबकि इधर होना ये चाहिए था कि फिलहाल वो यूनिटी बनाकर एक दूसरे पर कुछ हमला करते। थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, थोड़ा बिल्डअप होता, सर्वाइवर सीरीज को देखने में भी मज़ा आता। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर WWE चूक हो रही है। अब हम बात करेंगे कि स्मैकडाउन के अंदर एक चीज़ क्या अच्छी हुई है और एक चीज़ जो मेरे को गलत लगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छी चीज़ के बारे में। देखिए अच्छी चीज़ ये थी कि जेफ हार्डी बहुत दिन के बाद जीतते हैं। पहले वो रॉ रोस्टर में थे, उनको लगातार हार मिल रही थी। ऑस्टिन थ्योरी ने उनको बुरी तरह पीटा, 2-3 मैचों में लगातार हराया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। लेकिन यहाँ पर आए, उनको आते सर्वाइवर सीरीज टीम में हिस्सा लेने का मौका भी मिला, उनको सैमी ज़ैन के ऊपर जीत भी मिली। अब उम्मीद यही करता हूँ कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो जाते ही पहली बार में ही पिन ना हो जाए, उनको थोड़ा सम्मान दिया जाए क्योंकि वो लीजेंड रेसलर है।
जो मेरे को बुरी लगी। दूसरी चीज़ जो मेरे को बुरी लगी वो ये है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का WWE ने बुरा हाल कर रखा है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन फिलहाल हैं नाकामुरा बहुत बड़े रेसलर हैं, वो जापान से आते हैं और उनका एक लंबा इतिहास रहा है, मैन इवेंट रेसलर हैं वो। लेकिन WWE ने ना तो उनका यूज किया, उनका बुरा हाल कर रखा है। अभी क्या है कि WWE उनको लगातार हार दे रही है। बैरन कार्बन से हरवाया, अभी इस मैच में टैग टीम चैंपियनशिप। अरे यार, तुमको हरवाना ही था तो रिक बुक को हरवा सकते थे, उनको पिन करवा देते। कम से कम नाकामुरा को पिन करवाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इधर भी नाकामुरा को पिन करवा के उनका पूरा सत्यानाश कर दिया। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बेइज्जती करने में WWE ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। बहुत बुरी चीज़ है। WWE को इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे को ये लगता है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो WWE के फैंस हैं उनको भी यही लगता है। दोस्तों, हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं। हर हफ्ते हम रॉ और स्मैकडाउन का रिव्यू करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इस स्मैकडाउन के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।